नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल अभिषेक जीएस एकेडमी में। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं यूथ कंपटीशन टाइम्स के लेखपाल प्रैक्टिस सेट नंबर 6 के विषय में। साथियों, हम आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को लगातार जारी बनाए रखे होंगे। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, देखते हैं, वाचस्पति किस समाज का समस्त पद है? वाचस्पति किस समाज का समस्त पद है? तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी, अलुक तत्पुरुष समास। कौन सा समास होगा? अलुक तत्पुरुष समास। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, त्रयंबक शब्द में कौन सा समास है? त्रयंबक शब्द में कौन सा समास है? तो चार ऑप्शन दिए हैं आपके सामने, जल्दी से बताइए कि त्रयंबक शब्द में कौन सा समास होगा। जल्दी से बताइए कमेंट करके कि त्रयंबक शब्द में कौन सा समास होगा। तो त्रयंबक शब्द में आपका बहुब्रीहि समास होगा। कौन सा समास होगा? बहुब्रीहि समास होगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। त्रयंबक शब्द में बहुब्रीहि समास होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, दिए गए विकल्पों में से जंगल का समानार्थी शब्द कौन सा है? तो चार ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए सुनसान, ऑप्शन बी अरण्य, ऑप्शन सी कस्बा, ऑप्शन डी नगर। तो जल्दी से बताइए कि जंगल का समानार्थी शब्द कौन सा है? तो जंगल का समानार्थी शब्द अरण्य है। क्या है? अरण्य। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जंगल का समानार्थी शब्द अरण्य होता है। और जंगल के अन्य भी समानार्थी शब्द होते हैं, जैसे विपिन होता है, कानन होता है, अटवी होता है, कांतार होता है, वन होता है, इत्यादि शब्द जो होते हैं वो जंगल के समानार्थी शब्द होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, यातुधान का पर्यायवाची शब्द है। यातुधान शब्द का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन ए वसन, ऑप्शन बी आग, ऑप्शन सी अश्व, ऑप्शन डी निशाचर। तो जल्दी से बताइए कि यातुधान का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो यातुधान का पर्यायवाची शब्द होगा निशाचर। क्या होगा? निशाचर। ऑप्शन डी सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रसारण का विलोम शब्द है। प्रसारण का विलोम शब्द है। ऑप्शन ए प्रतिपादन, ऑप्शन बी आरक्षण, ऑप्शन सी आकुंचन, ऑप्शन डी सदर्शन। प्रसारण का विलोम शब्द है। जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। प्रसारण का विलोम बताना है आपको, जल्दी से बताइए। प्रसारण का विलोम शब्द आकुंचन होगा। क्या होगा? आकुंचन होगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, पुरोगामी का विलोम क्या होगा? पुरोगामी का विलोम क्या होगा? चार ऑप्शन दिए गए हैं, बताइए। ऑप्शन ए पश्चगामी, ऑप्शन बी अग्रगामी, ऑप्शन सी पुष्टगामी, ऑप्शन डी अनुगामी। जल्दी से बताइए पुरोगामी का विलोम शब्द क्या होगा। पुरोगामी का विलोम शब्द होगा पश्चगामी। पुरोगामी का विलोम पश्चगामी होगा। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, छुरी का तत्सम रूप है। छुरी का तत्सम रूप है। ऑप्शन ए छुरी, ऑप्शन बी छुरी, ऑप्शन सी छुरिका, ऑप्शन डी छुरिक। तो जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। छुरी का तत्सम रूप होगा। तो तत्सम शब्द पूछा है छुरी का, तो छुरी का तत्सम रूप होगा छुरिका। क्या होता है? छुरिका। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। छुरी का तत्सम शब्द छुरिका होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, पत्थर का तत्सम है। पत्थर का तत्सम है। पत्थर शब्द का तत्सम है। ऑप्शन ए प्रस्तर, ऑप्शन बी पाहन, ऑप्शन सी चट्टान, ऑप्शन डी कंक्रीट। जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। चार ऑप्शन से बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। कमेंट करके जल्दी से बताइए कि प्रस्तर पत्थर का तत्सम रूप क्या होगा। तो पत्थर सब का तत्सम शब्द होगा प्रस्तर। प्रस्तर होगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, नौढ़ा का संधि विच्छेद है। नौढ़ा का संधि विच्छेद है। जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। नौढ़ा का संधि विच्छेद जल्दी से बताइए। तो नौढ़ा का संधि विच्छेद होगा
नौ धन उड़ा, क्या होगा? नौ धन उड़ा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। उल्लंघन शब्द का संधि विच्छेद है। उल्लंघन शब्द का संधि विच्छेद है। जल्दी से बताइए, उल्लंघन शब्द का संधि विच्छेद आपको बताना है, कौन सा होगा? क्या होगा उल्लंघन शब्द का संधि विच्छेद? उल्लंघन शब्द का संधि विच्छेद होगा उत धन लंघन। क्या होगा? उत धन लंघन। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन बी, उत धन लंघन। अगला प्रश्न देखते हैं। जो मापा न जा सके, जो मापा न जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा? जो मापा न जा सके। ऑप्शन ए अपरिमेय, ऑप्शन बी अमापित, ऑप्शन सी अनुपेय, ऑप्शन डी अपर। जो मापा न जा सके उसके लिए एक शब्द क्या प्रयोग होगा? जल्दी से बताइए कमेंट करके कि जो मापा न जा सके, तो इसके लिए एक शब्द प्रयोग होता है अपरिमेय। क्या होता है? अपरिमेय। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अन्न को पचाने वाली अग्नि है। अन्न को पचाने वाली अग्नि है। ऑप्शन ए जठराग्नि, ऑप्शन बी बड़वाग्नि, ऑप्शन सी दावाग्नि, ऑप्शन डी दावानल। अन्न को पचाने वाली अग्नि है तो जठराग्नि होगा। क्या होगा? जठराग्नि। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अंदर अंदर कढ़ाई में गुड़ पकना। अंदर अंदर कढ़ाई में गुड़ पकना, इस मुहावरे का सही अर्थ है। तो जल्दी से बताइए इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या होगा? अंदर अंदर कढ़ाई में गुड़ पकना, तो इसका अर्थ होगा गुप्त मंत्रणा करना। क्या होगा? गुप्त मंत्रणा करना। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। पानी पीकर जात पूछना का अर्थ है क्या है? पानी पीकर जात पूछना का अर्थ क्या है? तो पानी पीकर जात पूछना का अर्थ होता है कि काम निकलने के बाद सोचना। काम निकलने के बाद सोचना। तो ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा सी, काम निकलने के बाद सोचना। पानी पी कर जात पूछना का अर्थ होता है काम निकलने के बाद सोचना। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दिए गए वाक्यों में से सही वाक्य बताइए। दिए गए वाक्यों में से सही वाक्य बताइए। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। उनका अंग अंग काटा गया। ऑप्शन बी उसका अंग अंग काटा गया। ऑप्शन सी उसके अंग अंग काटे गए। ऑप्शन डी उसके अंग अंग काटे गए। तो जल्दी से बताइए कि सही वाक्य कौन सा है? तो ऑप्शन हो जाएगा डी, उसके अंग अंग काटे गए। ऑप्शन हो जाएगा डी, उसके अंग अंग काटे गए। यही वाक्य सही है, बाकी सब अशुद्ध वाक्य हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? जैसे कुछ दरबारी बीरबल को मुसीबत में फंसाने के तरीके सोचते रहते थे। कुछ दरबारी बीरबल को मुसीबत में फंसाने के तरीके सोचते रहते थे। तो इसमें बताना है कि कौन सा भाग में त्रुटि है या कोई गलती है। तो ऑप्शन ए है कुछ दरबारी, ऑप्शन बी बीरबल को मुसीबत, ऑप्शन सी सोचते रहते थे, ऑप्शन डी है में फंसाने के तरीके। तो ऑप्शन सही हो जाएगा आपका बी, बीरबल को मुसीबत। आप बीरबल को मुसीबत, यही भाग जो है त्रुटिपूर्ण है, सही भाग गलत है। अगला प्रश्न देखते हैं। भवानी शब्द का पुल्लिंग शब्द क्या है? कौन सा शब्द भवानी शब्द का पुल्लिंग शब्द क्या है? ऑप्शन ए भगवती, ऑप्शन बी भव, ऑप्शन सी भवानी, ऑप्शन डी भगवान। तो ऑप्शन सही कौन सा होगा? भवानी शब्द का पुल्लिंग शब्द क्या होगा? तो ऑप्शन हो जाएगा बी भव। भवानी शब्द का पुल्लिंग शब्द होगा भव। अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से एक शब्द एक वचन है। इनमें से एक शब्द एक वचन है। ऑप्शन ए संतति, ऑप्शन बी प्राण, ऑप्शन सी दर्शकगण,
ऑप्शन डी श्रोता वृंद। इनमें से एक शब्द एक वचन है। यही हमको पहचानना है कि इनमें से चारों ऑप्शन से कौन सा एक शब्द एक वचन है। तो जल्दी से बताइए कि कौन सा शब्द एक वचन है। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ए संतति। संतति जो शब्द है एक वचन में होता है, जबकि प्राण, दर्शकगण, श्रोतावृंद ये सभी जो होते हैं ये बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। लगते तो एक वचन जैसे हैं, लेकिन इनका प्रयोग हमेशा बहुवचन में किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। राजा सेवक को कंबल देता है। राजा सेवक को कंबल देता है, वाक्य में रेखांकित पद में कौन सा कारक है? सेवक को। तो आपको पहचानना कि इसमें कौन सा कारक है। ऑप्शन ए संप्रदान कारक, ऑप्शन बी कर्ता कारक, ऑप्शन सी कर्म कारक, ऑप्शन डी संबंध कारक। राजा सेवक को कंबल देता है, सेवक को कंबल देता है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सही हो जाएगा आपका ए संप्रदान कारक। कौन सा कारक? संप्रदान कारक होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। ऑप्शन ए अनुसंगिक, ऑप्शन बी आनुषंगिक, ऑप्शन सी अनुसंगिक, ऑप्शन डी अनुसंगिक। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा या कौन सा शुद्ध रूप है। तो ऑप्शन हम लोग का सही होगा बी आनुषंगिक। यही शुद्ध शब्द है। बाकी जो तीनों लिखा गया ए सी डी ये तीनों गलत तरीके से लिखे गए हैं। शुद्ध आनुषंगिक ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है हमें। जल्दी से बताइए शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। चार ऑप्शन दिए हैं, ध्यान से पढ़िए किसी में से कौन सा शब्द शुद्ध है, वर्तनी वाला है। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द कौन सा होगा? सहस्त्र। सहस्त्र शब्द जो है यह शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। बाकी सौहार्द, वांग्मय, पृष्ठ ये सभी अशुद्ध शब्द वाले वर्तनी वाले शब्द हैं। कौन से शब्द हैं? अशुद्ध वर्तनी वाले। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। एक अर्थ पुराना है, एक अर्थ पुराना है, इसका क्या अर्थ है? ऑप्शन ए चर, ऑप्शन बी प्राचीर, ऑप्शन सी चीर, ऑप्शन डी चीर। जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। एक का अर्थ पुराना है, तो ऑप्शन सही हो जाएगा चीर। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा चीर। एक अर्थ पुराना का अर्थ होगा चीर। जो चर होता है, चर का अर्थ होता है नौकर दूत। चर शब्द का क्या अर्थ होता है? नौकर दूत होता है। नौकर दूत होता है। और प्राचीर का जो अर्थ होता है वो होता है चहार दीवारी। चहार दीवारी। और चीर शब्द जो है इसका अर्थ होता है कपड़ा। क्या होता है? कपड़ा होता है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और इस चीर का अर्थ होता है पुराना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निर्देश दिए गए निम्नलिखित गद्यांश के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो गद्यांश ध्यान से पढ़िए। साहस की ज़िंदगी सबसे बड़ी ज़िंदगी होती है। साहस की ज़िंदगी सबसे बड़ी ज़िंदगी होती है। ऐसी ज़िंदगी की सबसे बड़ी पहचान यह है कि वह बिल्कुल निडर, बिल्कुल बेखौफ होती है। साहसी मनुष्य की पहली पहचान है कि वह इस बात की चिंता नहीं करता कि तमाशा देखने वाले लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। दूसरों की परवाह किए बगैर जीने वाला आदमी दुनिया की असली ताकत होता है। और मनुष्यता को प्रकाश भी ऐसे ही आदमी से मिलता है। साहसी मनुष्य उन सपनों में भी रस लेता है जिनका कोई व्यवहारिक अर्थ नहीं है। साहसी मनुष्य अपने उधार नहीं लेता। साहसी मनुष्य सपने उधार नहीं लेता। वह अपने विचारों में रमा हुआ है, अपनी ही किताब पढ़ता है। झुंड में चलना और झुंड में चरना
तो भैंस और भेड़ का काम है। झुंड में चलना तो भैंस और भेड़ का काम है। साहसी मनुष्य तो सिंह के समान होता है। साहसी मनुष्य सिंह के समान होता है, जो अकेला होने पर भी मग्न रहता है। अर्नाल्ड बेनेट ने एक जगह लिखा, जो आदमी उपयुक्त अवसर मिलने पर भी साहस से काम न ले सका, वह कभी भी सुखी नहीं हो सकता। समय पर साहस न दिखाने वाला व्यक्ति अपने भीतर एक आवाज़ सुनता है, जो उसे बराबर कहती है, तुम साहस नहीं दिखा सके, तुम कायर की तरह भाग खड़े हुए। तो आइए चलिए देखते हैं आगे प्रश्न क्या पूछा है। साहसी मनुष्य क्या उधार नहीं लेता? साहसी मनुष्य क्या उधार नहीं लेता? तो साहसी मनुष्य सपने उधार नहीं लेता। क्या उधार नहीं लेता? सपने उधार नहीं लेता। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, साहसी मनुष्य किसके समान होता है? साहसी मनुष्य किसके समान होता है? तो साहसी मनुष्य सिंह के समान होता है। किसके समान? सिंह के समान। ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, दुनिया की परवाह किए बिना जीने वाले व्यक्ति से किसको प्रकाश मिलता है? दुनिया की परवाह किए बिना जीने वाले व्यक्ति से किसको प्रकाश मिलता है? मनुष्यता को। किसको मिलता है? मनुष्यता को। ऑप्शन सी सही होगा। दुनिया की परवाह किए बिना जीने वाले व्यक्ति से मनुष्यता को प्रकाश मिलता है। ऑप्शन सी सही होगा। आइए चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता में घोड़े की अस्थियों का अवशेष कहाँ से मिला? सिंधु सभ्यता में घोड़े की अस्थियों का अवशेष कहाँ से मिला? तो ऑप्शन सी सही होगा। सी सुतका गेंडोर से। कहाँ से? सुतका गेंडोर से। सॉरी साथियों, ऑप्शन सी सही नहीं होगा, ऑप्शन डी सही होगा। कौन सा होगा? सुरकोतरा से। कहाँ से? सुरकोतरा से। सॉरी साथियों, ऑप्शन डी सही होगा। घोड़े की अस्थियों का अवशेष कहाँ से मिला है? सुरकोतरा से। अगला ऑप्शन देखते हैं, प्रश्न देखते हैं, गीत गोविंद पुस्तक के लेखक कौन है? गीत गोविंद पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए कालिदास, ऑप्शन बी सोमदेव, ऑप्शन सी प्रेमचंद, ऑप्शन डी जयदेव। तो गीत गोविंद के लेखक कौन है? तो गीत गोविंद के लेखक हैं जयदेव। ऑप्शन डी सही होगा। गीत गोविंद के लेखक जयदेव हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना की थी। गांधी जी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना की थी, तो किस सन में की थी? ऑप्शन ए दिसंबर 1920 में, ऑप्शन बी मार्च 1918 में, ऑप्शन सी फरवरी 1919 में, ऑप्शन डी अप्रैल 1921 में। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना की थी फरवरी 1919 में। कब किया था? फरवरी 1919 में किया था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देश बंधु किसे कहा जाता है? देश बंधु किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए लाला लाजपत राय, ऑप्शन बी बिपिन चंद्रपाल, ऑप्शन सी चित्तरंजन दास, ऑप्शन डी भगत सिंह। देश बंधु किसे कहा जाता है? देश बंधु कहा जाता है चित्तरंजन दास को। किसको कहा जाता है? चित्तरंजन दास को। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस आंदोलन के लिए महात्मा गांधी द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया था? ऑप्शन ए पूर्ण स्वराज आंदोलन, ऑप्शन बी भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन डी दांडी मार्च आंदोलन, ऑप्शन डी खिलाफत आंदोलन। करो मरो का नारा महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के द्वारा समय दिया था? तो करो मरो का नारा भारत छोड़ो आंदोलन के समय दिया गया था। कब दिया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन के समय। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन बी सही होगा। और भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? ये प्रारंभ हुआ था आपका 8 अगस्त 1942 में। कब हुआ था? 8 अगस्त 1942 में।
अगला प्रश्न देखते हैं, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो प्लासी का युद्ध 1757 में लड़ा गया था। कब हुआ था प्लासी का युद्ध? 1757 में। ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक पड़ोसी राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है? भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक पड़ोसी राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी राजस्थान। भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक पड़ोसी राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है? आप उत्तर प्रदेश। कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश। ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में दिया गया हिमालय की चोटियाँ, सूची 2 में है राज्य। तो बताना है कि हिमालय की चोटियाँ किस राज्य में स्थित है। नंगा पर्वत, नंदा देवी, कंचनजंगा, ये तीनों पर्वत की चोटियाँ या हिमालय की चोटियाँ किस राज्य में स्थित है? तो आइए चलिए इसको मिलाते हैं। नंगा पर्वत जो है आपका, ये जम्मू कश्मीर में है। कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। नंदा देवी उत्तराखंड में है। कहाँ पे है? उत्तराखंड में। और कंचनजंगा सिक्किम में है। तो ऑप्शन सही हो जाएगा बी। कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी। नंगा पर्वत कहाँ पे है? जम्मू और कश्मीर में है। नंदा देवी पर्वत कहाँ है? उत्तराखंड में। कंचनजंगा पर्वत कहाँ पे है? सिक्किम में है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा निम्नलिखित में से कौन है? भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून की प्रवाह की सामान्य दिशा पूछा है, निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन ए दक्षिण से उत्तर, ऑप्शन बी दक्षिण पूर्व से दक्षिण उत्तर, ऑप्शन सी दक्षिण पश्चिम से दक्षिण पूर्व, ऑप्शन डी दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। तो बताइए कि भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा कौन सी है? तो सामान्य दिशा है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। ऑप्शन डी सही होगा, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। अगला प्रश्न है, कौन सा पठार भारत की खनिज दिल के देश के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए भांडेर पठार, ऑप्शन बी छोटा नागपुर पठार, ऑप्शन सी डेक्कन पठार, ऑप्शन डी तिब्बती पठार। कौन सा पठार भारत की खनिज दिल के देश के रूप में जाना जाता है? तो छोटा नागपुर पठार को जाना जाता है। किसको जाना जाता है? छोटा नागपुर पठार को। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप पूछा है। कौन सा महाद्वीप चौथा महाद्वीप है? ऑप्शन ए अफ्रीका, ऑप्शन बी उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन सी दक्षिणी अमेरिका, ऑप्शन डी एशिया। तो जल्दी से बताइए कि विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है आपका दक्षिणी अमेरिका। कौन सा है? दक्षिणी अमेरिका। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और जो विश्व की जो सबसे बड़े देश हैं उसमें आपका सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप है, दूसरे नंबर पे आपका अफ्रीका, तीसरे पे आपका उत्तरी अमेरिका, चौथे पे दक्षिणी अमेरिका, पाँचवें पे अंटार्कटिका है, छठे नंबर पे यूरोप महाद्वीप है, सातवें पे ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष में हुई है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई की स्थापना किस वर्ष में हुई है? तो ऑप्शन ए 1941 में, ऑप्शन बी 1940, ऑप्शन सी 1937, ऑप्शन डी 1935। आरबीआई की स्थापना 1935 में हुई थी। कब हुई थी? 1935 में। ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है, एक फ्रिज में शीतलक है, एक फ्रिज में शीतलक है। ऑप्शन नाइट्रोजन, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी क्लोरीन, ऑप्शन डी फ्रियान। एक फ्रिज में शीतलक का जो है वो फ्रियान है। क्या है? फ्रियान। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसका सबसे अधिक अपवर्तनांक होता है? चार ऑप्शन दिए गए, इसमें बताना है कि किसका सबसे अधिक अपवर्तनांक होता है।
ऑप्शन ए वायु, ऑप्शन बी जल, ऑप्शन सी हीरा, ऑप्शन डी कांच। तो जल्दी से बताइए कि किसका सबसे अधिक अपवर्तनांक होता है। तो हीरे का होता है, सबसे अधिक अपवर्तनांक हीरे का होता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है न्यूट्रॉन एक कण जो परमाणु के नाभिक अंश है की खोज किसने किया था। सिंपल सा क्वेश्चन है कि न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था। तो ऑप्शन ए है मैडम क्यूरी, ऑप्शन बी रदरफोर्ड, ऑप्शन सी जेम्स चैडविक, ऑप्शन डी मैक्स प्लैंक। तो न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था। तो न्यूट्रॉन की खोज किया था जेम्स चैडविक ने। किसने किया था। जेम्स चैडविक ने किया था। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने किया था। नाभिक की जो खोज थी वो रदरफोर्ड ने किया था। किसने किया था। नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किया था। और पोलोनियम की खोज जो थी वो मैडम क्यूरी ने किया था। किसने किया था। मैडम क्यूरी ने। मैडम क्यूरी ने किसकी खोज की थी। पोलोनियम की। किसकी खोज किया था। पोलोनियम की। रदरफोर्ड ने किसकी खोज की थी। तो रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की थी। किसकी खोज की थी। नाभिक की खोज। और क्वांटम सिद्धांत जो था वो मैक्स प्लैंक ने दिया था। मैक्स प्लैंक ने किसका सिद्धांत दिया था। क्वांटम सिद्धांत का। क्वांटम थ्योरी दिया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एल्यूमिनियम के सबसे महत्वपूर्ण अयस्क का नाम है। ऑप्शन ए बॉक्साइट, ऑप्शन बी कैल्कोसाइट, ऑप्शन सी कैलेमाइन, ऑप्शन डी गेलेना। तो बताना है कि एल्युमिनियम के सबसे महत्वपूर्ण अयस्क का नाम है। तो जल्दी से बताइए एल्युमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क का क्या नाम है। बॉक्साइट। क्या नाम है। बॉक्साइट। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन B2 का रासायनिक नाम बताना है। ऑप्शन ए थायमिन, ऑप्शन बी रेटिनॉल, ऑप्शन सी एस्कॉर्बिक एसिड, ऑप्शन डी राइबोफ्लेविन। विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है। राइबोफ्लेविन। क्या नाम है। राइबोफ्लेविन। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं। इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल क्या है। इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल क्या है। जल्दी से बताइए। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल क्या है। तो ऑप्शन होगा ए TCP/IP। क्या होगा। TCP/IP। अगला प्रश्न देखते हैं। एडमिरल कप किससे संबंधित है। एडमिरल कप किससे संबंधित है। ऑप्शन ए मुक्केबाजी से, ऑप्शन बी स्क्वैश से, ऑप्शन सी बिलियर्ड्स से, ऑप्शन डी नौकायन से। तो एडमिरल कप किससे संबंधित है। जल्दी से बताइए एडमिरल कप किससे संबंधित है। नौकायन से। किससे संबंधित है। नौकायन से। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत में दुनिया का सबसे बड़ा फल उत्पादक है। भारत में दुनिया सबसे बड़ा फल उत्पादक है। ऑप्शन ए दूसरा, ऑप्शन बी तीसरा, ऑप्शन सी चौथा, ऑप्शन डी पाँचवा। तो भारत दुनिया में सबसे बड़ा फल उत्पादक है। दूसरा। कौन सा स्थान है। दूसरा। भारत में दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा फल उत्पादक है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा PPE किट उत्पादक देश कौन सा है। कौन सा किट। PPE किट उत्पादक देश कौन सा है। ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी संयुक्त राज्य अमेरिका। विश्व का सबसे बड़ा PPE किट उत्पादक देश कौन सा है। भारत है। कौन सा देश है। भारत है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है यूनेस्को ने वर्ष 2020-21 में भारतीय GDP में कितना संकुचन अनुमानित किया है। यूनेस्को ने 2020-21 में भारतीय GDP में कितना संकुचन अनुमानित किया है। तो
7.7%। कितना संकुचन अनुमानित किया है? 7.7%। ऑप्शन सी सही है। एनएसओ ने वर्ष 2020-21 में भारतीय जीडीपी में 7.7% संकुचन अनुमानित किया है। अगला प्रश्न है, 20 से 22 सितंबर के बीच द्विपक्षीय समुद्र शक्ति अभ्यास किन दो देशों के मध्य आयोजित किया गया? ऑप्शन ए भारत सऊदी अरब, ऑप्शन बी भारत इंडोनेशिया, ऑप्शन सी भारत उज्बेकिस्तान, ऑप्शन डी भारत श्रीलंका। ऑप्शन सही हो जाएगा बी भारत इंडोनेशिया के मध्य। द्विपक्षीय समुद्र शक्ति अभ्यास किन दो देशों के मध्य आयोजित किया गया? तो भारत इंडोनेशिया के मध्य आयोजित किया गया। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, 9 सितंबर 2021 को वर्चुअली आयोजित 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता निम्न में से किस देश द्वारा की गई थी? ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश द्वारा की गई थी? तो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता भारत के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया था? भारत के द्वारा। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, 24 सितंबर 2021 को अमेरिका के वाशिंगटन में क्वाड लीडर्स समिट का आयोजन किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा देश क्वाड समूह का सदस्य नहीं है? इसमें आपको बताना है कि कौन सा देश क्वाड समूह का सदस्य नहीं है। ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी सिंगापुर। तो जल्दी से बताइए कि कौन सा देश क्वाड समूह का सदस्य नहीं है। ऑप्शन डी सही होगा, सिंगापुर। सिंगापुर जो है वो क्वाड देश का समूह नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, कृषि कार्य में लगे ट्रैक्टर की आवाज़ किस स्तर से अधिक नहीं होनी चाहिए? लीजिए बताना है आपको, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कृषि कार्य में जो ट्रैक्टर लगे हुए होते हैं उनकी आवाज़ किस स्तर से अधिक नहीं होनी चाहिए? तो जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ऑप्शन होगा ए 90 डेसिबल से अधिक नहीं होना चाहिए। किससे अधिक नहीं होना चाहिए? 90। अगला प्रश्न देखते हैं, सिंचाई में जल प्रयोग की कुशल मितव्ययिता के अनुसार कौन सी प्रणाली श्रेयस्कर है? सिंचाई में जल प्रयोग की कुशलता मितव्ययिता के अनुसार कौन सी प्रणाली श्रेयस्कर है? ऑप्शन ए स्प्रिंकलर प्रणाली, ऑप्शन डी ड्रिप प्रणाली, ऑप्शन सी फरो प्रणाली, ऑप्शन डी चेक बेसिन प्रणाली। तो जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन सही होगा बी ड्रिप प्रणाली, ड्रिप सिस्टम। अगला प्रश्न है, दीमक को नष्ट करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त रसायन है? दीमक को नष्ट करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त रसायन है। ऑप्शन ए रोगार, ऑप्शन बी मोनोक्रोटोफस, ऑप्शन सी एंडोसल्फान, ऑप्शन डी क्लोरपाइरीफस। तो बताइए कि दीमक को नष्ट करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त रसायन है। दीमक को नष्ट करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त रसायन है मोनोक्रोटोफस। क्या है? मोनोक्रोटोफस। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के वे शहर हाल ही में जहां कमिश्नरी प्रणाली की मंजूरी प्रदान की गई है। उत्तर प्रदेश के वे शहर हाल ही में जहां कमिश्नरी प्रणाली की मंजूरी प्रदान की गई है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है वाराणसी और कानपुर, ऑप्शन बी प्रतापगढ़, ऑप्शन सी गाजियाबाद, ऑप्शन डी प्रयागराज। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ए वाराणसी और कानपुर। वाराणसी और कानपुर में कमिश्नरी प्रणाली की मंजूरी प्रदान कर दी गई है। अगला प्रश्न है, टपका किस फसल का अंतिम चरण होता है? टपका किस फसल का अंतिम चरण होता है? ऑप्शन ए आम, ऑप्शन बी अमरूद, ऑप्शन सी अनानास, ऑप्शन डी नींबू। टपका किस फसल का अंतिम चरण होता है? तो आम का होता है। किसका होता है? आम का।
ऑप्शन ए सही है। टपका आम की फसल का अंतिम चरण होता है, जबकि जब आम पकने पर टपक जाता है तो उसे टपका या सीकर कहते हैं। जब आम पक कर गिर जाता है या टपक जाता है तो उसे सीकर भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में गुड़ महोत्सव का आयोजन किया गया? किसका महोत्सव? गुड़ महोत्सव का। ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी कानपुर, ऑप्शन सी वाराणसी, ऑप्शन डी कौशाम्बी। तो गुड़ महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया था? लखनऊ में किया गया था। कहाँ किया गया था? लखनऊ में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन से शास्त्रीय नृत्य रूप का उत्तर प्रदेश में उद्भव हुआ? कौन से शास्त्रीय नृत्य रूप का उत्तर प्रदेश में उद्भव हुआ? ऑप्शन ए कुचिपुड़ी, ऑप्शन बी घूमर, ऑप्शन सी कथक, ऑप्शन डी भरतनाट्यम। ऑप्शन आपका सही हो जाएगा सी कथक। ऑप्शन सी सही हो जाएगा कथक। कथक जो शास्त्रीय नृत्य है उसका जो उद्भव हुआ था उत्तर प्रदेश में हुआ था। कथक का जो उद्भव हुआ था उत्तर प्रदेश में हुआ था। और भरतनाट्यम का कहाँ हुआ था? ये तमिलनाडु में हुआ था। और कुचिपुड़ी कहाँ हुआ था? आंध्र प्रदेश में। कहाँ हुआ था? आंध्र प्रदेश में। और घूमर कहाँ हुआ था? राजस्थान में। इसको भी ध्यान दीजिएगा। कुचिपुड़ी कहाँ हुआ था? आंध्र प्रदेश में। कहाँ हुआ था? आंध्र प्रदेश में। भरतनाट्यम कहाँ था? तमिलनाडु था। तमिलनाडु। और घूमर कहाँ हुआ था? ये राजस्थान में इसका उद्भव हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश कितने जिलों में विभाजित है? उत्तर प्रदेश कितने जिलों में विभाजित है? ये तो किसी का भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। ये तो सभी को पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश कितने जिलों में विभाजित किया गया है। तो सिंपल सा है, उत्तर प्रदेश 75 जिलों में विभाजित किया गया है। ऑप्शन ए सही हो जाए है 75 जिलों में। अब कितने मंडल में विभाजित किया गया है? तो उत्तर प्रदेश में को 18 मंडल में विभाजित किया गया है। कितने मंडल में? 18 मंडल में। इसको याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है? उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। कौन करता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री करता है, या ऑप्शन बी भारत का राष्ट्रपति करता है, ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन डी राज्यपाल। इन चारों ऑप्शन बताना है कि उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। तो उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो करता है वो भारत का राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के प्रमुख खाद्यान्न फसल है? भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल है। ऑप्शन ए आलू, ऑप्शन बी टमाटर, ऑप्शन सी चावल, ऑप्शन डी ज्वार। भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल है वो है चावल। कौन सा है? चावल है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, पंचायती राज व्यवस्था से निम्न में से कौन सी समिति संबंध नहीं है? बताना कि पंचायती राज व्यवस्था समिति से कौन सी समिति संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए अशोक मेहता समिति, ऑप्शन बी GBK राव समिति, ऑप्शन सी संथानम समिति, ऑप्शन डी BR मेहता समिति। इन चारों में से आपको बताना कि कौन सी समिति पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित नहीं था। तो पंचायती राज व्यवस्था से जो समिति थी वो संथानम समिति थी। संथानम समिति थी जो कि पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित नहीं थी। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कथन एक है, इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 243D(3) में किया गया है। कथन दूसरा है, यह आरक्षण अनुच्छेद 334 में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर प्रभावी नहीं रहेगा। तो बताना कि दोनों कथन में से कौन सा कथन दिया सही है।
जल्दी से बताइए कौन सा कथन सही है। तो इसमें ऑप्शन सिर्फ ए सही है, केवल एक है। ऑप्शन ए है, इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 243D(3) में किया गया है। बस यही ऑप्शन सही है, ए गलत है। तो आंसर होगा ए, केवल एक है। अगला प्रश्न देखते हैं। पंचायत समिति के सदस्य, पंचायत समिति के सदस्य ऑप्शन ए है, खंड विकास अधिकारी द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ऑप्शन बी, जिला पंचायत अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ऑप्शन सी है, प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। ऑप्शन डी, ग्राम पंचायत के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किए जाते हैं। तो बताना कि पंचायत समिति के सदस्य किसके द्वारा मनोनीत किए जाते हैं या निर्वाचित किए जाते हैं। पंचायत समिति के सदस्य जो होते हैं वो प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित होते हैं, प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित होते हैं। ऑप्शन सी सही है, ऑप्शन सी सही है। पंचायत समिति के सदस्य जो होते हैं वो प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, सहकारी संगठन में सदस्यों को मत देने का अधिकार होता है। सहकारी संगठन में सदस्यों को मत देने का अधिकार होता है। ऑप्शन ए, प्रत्येक सदस्य द्वारा दी गई पूंजी के अनुपात में। ऑप्शन बी, सदस्यों द्वारा पूंजी की राशि को ध्यान दिए बिना समान। ऑप्शन सी, प्रत्येक सदस्य द्वारा निर्धारित पूंजी के नाम मात्र मूल्य के अनुपात में। ऑप्शन डी, प्रत्येक सदस्य द्वारा प्रदत्त वित्त ऋण को सम्मिलित करते हुए के अनुपात में। तो बताना है कि सहकारी संगठन में सदस्यों को मत देने का अधिकार होता है। सहकारी संगठन में सदस्यों का मत देने का अधिकार होता है सदस्यों द्वारा पूंजी की राशि को ध्यान दिए बिना। ध्यान से देखिएगा, सहकारी संगठन में सदस्यों को मत देने का अधिकार जो होता है वो सदस्यों द्वारा पूंजी की राशि को ध्यान दिए बिना होता है। ऑप्शन बी सही है। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन के लिए एक नोडल संस्था है? निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन के लिए एक नोडल संस्था है? ऑप्शन ए, योजना आयोग। ऑप्शन बी, विनिवेश आयोग। ऑप्शन सी, नीति आयोग। ऑप्शन डी, वित्त आयोग। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? भारत में सतत विकास लक्ष्यों को कार्यान्वयन के लिए एक नोडल संस्था है, तो वो आपका है नीति आयोग। कौन सी संस्था है? नीति आयोग। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विकास परिषद गठन कब की गई थी? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? तो ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950। ऑप्शन बी 15 मार्च 1950। ऑप्शन सी 6 अगस्त 1951। ऑप्शन डी 6 अगस्त 1952। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? 6 अगस्त 1952 को किया गया था। कब किया गया था? 6 अगस्त 1952 को। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, किस फसल के निर्यात से भारत को सबसे अधिक राजस्व की प्राप्ति होती है? ऑप्शन ए, गेहूँ। ऑप्शन बी, चावल। ऑप्शन सी, तिलहन। ऑप्शन डी, कपास। तो किस फसल के निर्यात से भारत को सबसे अधिक राजस्व की प्राप्ति होती है? चावल। चावल के निर्यात से भारत को सबसे अधिक राजस्व की प्राप्ति होती है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बासमती चावल की संकर प्रजाति है? निम्नलिखित में से कौन सी बासमती चावल की संकर प्रजाति है? बताना है आपको। ऑप्शन ए, पूसा RH10। पूसा सुगंधा 3। ऑप्शन सी, पूसा बासमती 1। ऑप्शन डी है पूसा सुगंधा 5। इनमें से बताना है कि बासमती चावल की संकर प्रजाति कौन सी है। तो बासमती चावल की जो संकर प्रजाति है वो है पूसा RH10। पूसा RH10। ऑप्शन ए सही होगा। ऑप्शन ए सही होगा, पूसा RH10। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है? भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है। ऑप्शन ए कृषि, ऑप्शन बी उद्योग, ऑप्शन सी सहकारिता, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है कृषि है। जो कृषि है ये प्राथमिक क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है? प्राथमिक क्षेत्र है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। इसको आप लोग गलत न करिएगा, आप एकदम याद कर लीजिए कि भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र कृषि है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से भारत ने सर्वाधिक प्रगति की है। कहने का तात्पर्य है आज़ादी के बाद भारत ने सर्वाधिक प्रगति की है। ऑप्शन ए चावल के उत्पादन में, ऑप्शन बी दालों के उत्पादन में, ऑप्शन सी पटसन के उत्पादन में, ऑप्शन डी गेहूं के उत्पादन में। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन होगा डी गेहूं के उत्पादन में। भारत ने सर्वाधिक प्रगति की है गेहूं के उत्पादन में। आज़ादी के बाद भारत ने सर्वाधिक प्रगति गेहूं के उत्पादन में किया है। ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। युवा उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है? ऑप्शन ए स्टार्टअप इंडिया, ऑप्शन बी मेक इन इंडिया, ऑप्शन सी PMYUA, ऑप्शन डी PMKBY। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन होगा ए स्टार्टअप इंडिया। स्टार्टअप इंडिया ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य JNNURM योजना के साथ संबंध नहीं है? निम्नांकित में से कौन सा उद्देश्य JNNURM योजना के साथ संबंध नहीं है? JNNURM जो योजना होता है वो है जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन। जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन योजना के साथ संबंध नहीं है। ऑप्शन ए शहरी विद्युतीकरण, ऑप्शन बी शहरी परिवहन, ऑप्शन सी विरासत क्षेत्रों का विकास, ऑप्शन डी सफाई स्वच्छता और सीवर व्यवस्था। तो विरासत के क्षेत्रों का विकास जो है ऑप्शन सी यही नहीं संबंध है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बाकी शहरी विद्युतीकरण, शहरी परिवहन, सफाई स्वच्छता और सीवर व्यवस्था ये सभी इस मिशन के साथ संबंध है या योजना के साथ संबंध है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नांकित में से कौन सर्वोदय योजना की रूपरेखा तैयार करने में सम्मिलित था? सर्वोदय योजना की रूपरेखा तैयार करने में सम्मिलित कौन था? ऑप्शन ए MN राय, ऑप्शन बी जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन सी मोरारजी देसाई, ऑप्शन डी श्रीमन नारायण अग्रवाल। तो सर्वोदय योजना की रूपरेखा तैयार करने में सम्मिलित था तो कौन थे? जयप्रकाश नारायण। कौन थे? जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन बी सही है। ऑप्शन बी सही। अगला प्रश्न है। उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना लागू की गई थी। उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना लागू की गई थी तो कब लागू की गई थी? यह 1992 में लागू की गई थी। उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना 1992 में लागू की गई थी। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है। गैसो हाल की पायलट परियोजना उत्तर प्रदेश में आरंभ की गई। गैसो हाल की पायलट परियोजना आरंभ की गई थी। ऑप्शन ए आंवला में, ऑप्शन बी बरेली में, ऑप्शन सी गोरखपुर में, ऑप्शन डी मुजफ्फरनगर में। गैसो हाल की पायलट परियोजना उत्तर प्रदेश में कहाँ आरंभ की गई थी? तो यह आंवला में प्रारंभ की गई थी। आंवला प्रतापगढ़ में पड़ता है। ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन ए सही है। तो साथ ही आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना न भूलें। और अगर आपको किसी तरह की वीडियो और भी आवश्यकता है
तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि आपको किस तरह की वीडियो की और आवश्यकता है या किस विषय पर आपको वीडियो बना के हम दें। तो साथियों, जय हिंद।